हेलो दोस्तों, मैं नीतू आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल यूजीसी नेट सेल्फ स्टडी में। और हम लोग घटना चक्र सीरीज देख रहे हैं, जिसमें हम लोग आदिकाल भक्ति काल की जितनी शाखाएं हैं और रीति काल, रीति सिद्ध, रीति बद्ध, रीति मुक्त और फिर हम लोग आधुनिक काल में अब प्रवेश किए हैं, जिसमें से हम लोग भारतेंदु युग को देख चुके हैं कल। और आज जो देखने वाले हैं वो द्विवेदी युग के महत्वपूर्ण पूछे गए प्रश्न पत्र हैं। तो आप बिल्कुल भी स्किप करें ना ही, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए आगामी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चाहे वो आपका यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हो या बिहार बीपीएससी, टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी या जितने भी हिंदी क्षेत्र से होने वाले एग्ज़ाम हैं, ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप इसे देखें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत ऐसे बंधु हैं जो वीडियो तो देखते हैं लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। पता नहीं उनको क्या प्रॉब्लम है सब्सक्राइब करने से। तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जाए वीडियो का और आपको इससे हेल्प मिल सके। ठीक है, नहीं करना है तो कोई बात नहीं, मत कीजिए, मेरा इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो चलिए आज देखते हैं। आज हम लोग द्विवेदी युग को देखने वाले हैं, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये जितने भी विधाएं हैं मैं सारे पे वीडियो करवाने वाली हूँ। ठीक है, तो आपके एग्ज़ाम तक मैं पूरी कोशिश करूँगी कि सारा कंप्लीट मैं बुक करवा दूँ। ठीक है, तो चलिए आज जो हम लोग देखते हैं, बिना विलम्ब के चलते हैं कि पहला क्वेश्चन है द्विवेदी युग से। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द्विवेदी युग नामकरण किसके नाम पर पड़ा हुआ है? तो ये आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पे पड़ा है। बहुत बच्चे ये करते हैं कि जो हजारी प्रसाद द्विवेदी और महावीर प्रसाद द्विवेदी पे कंफ्यूज होते हैं, तो वहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पे द्विवेदी युग नहीं पड़ा है, बल्कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के द्विवेदी युग का नामकरण हुआ है। तो आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करिएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा इंडेक्स इनका। इतना तो खास नहीं है, चलिए इतना खास नहीं है। ये दिया गया है कि आधुनिक कविता के दूसरे पड़ाव, जो कि ये सरस्वती पत्रिका का टाइम पीरियड एक तरह से माने कि सरस्वती पत्रिका का जो इन्होंने संपादन किया था वो 1903 से 1920 के समथिंग यानी कि किया था, ये टाइम पीरियड था। ठीक है, द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है इस युग को। तो यहाँ पे यही बात लिखी गई है, उतना खास नहीं है। तो चलिए जो खास है वो मैं आपको बताते चलूँगी। ठीक है, फालतू का टाइम नहीं लेना है क्योंकि एग्ज़ाम आपका नज़दीक है। चलिए देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ पे दिया गया है कि द्विवेदी युग के प्रमुख कवि कौन हैं? तो मैथिली शरण गुप्त हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध हैं, श्रीधर पाठक हैं, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही हैं, राम नरेश त्रिपाठी हैं, नाथूराम शर्मा शंकर हैं, सत्यनारायण कवि रत्न हैं। और इनके उपनाम को भी ध्यान में रखना है, जैसे स्नेही है, कवि रत्न है, शंकर है, हरियोध है। तो ये जो नाम है ना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पूछे जाते हैं। तो आप सिर्फ देखते ना जाएं, इनके उपनाम जो हैं ये भी साथ साथ आपको ध्यान में रखना है क्योंकि पूछ लेता है। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी की साहित्य सेवा को देखते हुए सन 1931 में काशी नागरी प्रचारणी सभा ने उन्हें आचार्य की उपाधि दी है। एक तो उन्हें, चलिए मैथिली शरण के बारे में बात करेंगे अब। ठीक है, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द्विवेदी युग नामकरण किसके नाम के आधार पर पड़ा है? तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे सेम क्वेश्चन है। आधुनिक हिंदी साहित्य के द्विवेदी युग का नामकरण किस रचनाकार के नाम के आधार पर किया गया है? तो सेम क्वेश्चन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो आप शायद आप कंफ्यूज ना होंगे देखकर क्वेश्चन को बार बार। द्विवेदी युग का एक और नाम है, क्या है? तो इसे जागरण सुधार काल भी कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी बात गद्य काल, आधुनिक काल को कहा जाता है। संधि काल किसे कहा जाता है? तो संधि काल जो है वो आदिकाल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि द्विवेदी युग का वह साहित्यकार जिसे कविता कामनी कांत, भारतेंदु, प्रकेंदु, प्रगेंदु, साहित्य सुधाकर उपाधियों से विभूषित किया गया है, तो वो थे नाथूराम शर्मा शंकर जी। और ये सारे नाम आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, कि किनको ये उपाधियाँ मिली थी।
यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा। द्विवेदी युग के कवि नाथूराम शंकर शर्मा ब्रज भाषा के कवि थे, किंतु शीघ्र ही खड़ी बोली की ओर इनका झुकाव बना। उन्होंने राजा रविवर्मा के चित्रों के आधार पर कविताएं लिखी। ये समस्या पूर्ति में बड़े कुशल थे। इन्हें कविता कामनी कांत, जो कि अभी बताए, भारतेंदु, प्रगेंदु, साहित्य सुधाकर आदि उपाधियों से विभूषित किया गया था। अनुराग रत्न, शंकर सरोज, गर्भरंडा रहस्य, इन्हीं का रचना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। गर्भरंडा रहस्य, शंकर सर्वस्व इनके प्रमुख वाक्य जो ग्रंथ हैं। अतः ये अतिशयोक्तिपूर्ण कविता लिखते थे, तो ये भी इम्पोर्टेंट है इनके बारे में। तो यहाँ पे अगर कोई क्वेश्चन अगर आपका बनता है नाथूराम शंकर शर्मा से, तो आई होप कि आप उसे बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि ज्ञान राशि के संचित कोश का ही नाम साहित्य है, किसने कहा है, किसकी उक्ति है? तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की उक्ति है। चलिए अगला क्वेश्चन है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी रचित अर्थशास्त्र का विषय, यानी कि कौन सा ऐसा ग्रंथ है जिसमें अर्थशास्त्र का वर्णन उन्होंने किया है? तो ये संपत्ति शास्त्र है। ठीक है, जो कि 1908 में प्रकाशित हुई है। तो आपको ध्यान रखना है, इसमें जो भारत के आर्थिक राजनीतिक यथार्थ का भूतपूर्व इसमें चित्रण प्रस्तुत इन्होंने किया है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। संपत्ति शास्त्र के लेखक कौन है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। फिर यही क्वेश्चन है, संपत्ति शास्त्र के लेखक कौन है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अगला क्वेश्चन है कि जूही की कली कविता को किस संपादक ने अपने पत्र में बिना प्रकाशित किए वापस लौटा दिया था? तो इस जूही के कली पे मैंने कई बार इस पे डिस्कशन किया है। आई होप जो मेरे डेली रहे होंगे देखने वाले, उनको पता होगा इस बारे में, मैंने काफ़ी चर्चाएं की है। तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने निराला की, क्योंकि वो मुक्तक छंद में, उन्होंने मुक्तक छंद के रचयिता कौन थे? तो निराला जी थे। और 1916 में जब उन्होंने मुक्तक छंद में जूही की कली नामक कविता लिखी, जब उन्होंने प्रकाशित कराने महावीर प्रसाद द्विवेदी के शरण में आए कि सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित कराना है, तो इन्होंने क्या किया, उसे नकार दिया। यानी कि उन्होंने कहा कि इसे सरस्वती पत्रिका में स्थान नहीं मिलेगा, मैं प्रकाशित नहीं करवाऊंगा। तो इन्होंने लौटा दिया था। तो ये काफ़ी विवादास्पद रहा था उस टाइम पीरियड में। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसीलिए पूछी जाती है बार बार। और निराला जो थे समन्वय पत्र से भी जुड़े थे, सुधा से भी जुड़े थे, और ख़ासकर मतवाला में इन्होंने ज़्यादा संघर्ष किया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि निराला की कविता जूही की कली को किस संपादक ने बिना प्रकाशित किए वापस लौटा दिया था? तो ये यही है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। अगला है कि अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, किसने कहा है? तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने ही कहा है। तो पंक्तियों को भी आपको ध्यान में रखना है। इनमें से कौन द्विवेदी युग का कवि नहीं है? तो ये सोहनलाल द्विवेदी नहीं है। ठीक है, बाकी बात हरिओद हैं, राम नरेश त्रिपाठी हैं और मैथिली शरण गुप्त जी हैं। ठीक है, क्योंकि ये राष्ट्रीय आंदोलन के कवि रहे हैं। देखिए, राष्ट्रीय चेतना अग्रदूत थे ये सोहनलाल द्विवेदी जी। 1906 में इनका जन्म भी हुआ है, तो जन्म काल भी आपको ध्यान में रखना है। द्विवेदी युग के प्रमुख कवि हैं मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद, श्रीधर पाठक, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, राम नरेश त्रिपाठी, नाथूराम शर्मा, शंकर गोपाल शरण सिंह, जगन्नाथ दास रत्नाकर इत्यादि। तो आपको ध्यान में रखना है कवियों को। द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार माने जाते हैं, तो ये मुकुटधर पांडे माने जाते हैं प्रगीतकार। ठीक है, और इनके काव्य में भावात्मकता, आंतरिक संवेदना, रहस्यात्मक अनुभूति के दर्शन पाए जाते हैं। ये द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार माने जाते हैं। इनके काव्य में छायावाद का पूर्वाभ्यास मिलता है। यहीं से ये मुकुटधर पांडे के ही काव्य से छायावाद का पूर्व अभ्यास मिल जाता है, तब जाकर छायावाद का नामकरण भी हुआ था, जिसमें पूजा फूल, कानन कुसुम इनके प्रकाशित काव्य संकलन है। और कानन कुसुम किसके हैं? तो आप जरूर से कमेंट करें कि कानन कुसुम और किस प्रसिद्ध रचनाकार की ये रचनाएं रही है, तो जरूर से आप कमेंट करें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि छायावाद का पूर्व अभ्यास, देखिए क्वेश्चन भी यहाँ से पूछा गया है, तो किससे मिला है? तो ये मुकुटधर पांडे जी से ही मिला है।
अगला क्वेश्चन, किस कवि की रचनाओं में छायावाद का पूर्वाभास देखा गया है? तो ये मुकुटधर पांडे। देख रहे हैं कितनी बार ही पूछी गई है क्वेश्चन। खरी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, तो ये प्रिय प्रवास जो कि हरियोध जी का है। ठीक है, हरियोध जी का है। और रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रिय प्रवास को महाकाव्य नहीं माना है, नहीं माना है, ये ध्यान में रखना है। क्या किया है? तो अगर आपको ऑप्शन में 4-5 इसकी विशेषताएं दे दे प्रिय प्रवास की, और यहाँ दे दे कि रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य में अपने प्रिय प्रवास को महाकाव्य माना है, तो वो आपका ऑप्शन गलत होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे है नहीं माना है, ये आपको ध्यान में रखना है। हरियोध जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। गद्य और पद में इनका समान अधिकार था। कुल मिलाकर उनकी 51 रचनाएं हैं। तो खास ये बातें हैं, ध्यान में रखना है। ठीक है, और इन्होंने कोमल कांत पदावली में से अलंकृत एवं संस्कृत वर्ण वृत्तों में लिखित हिंदी खरी बोली का प्रथम महाकाव्य से कहा जाता है। सर्ग कितने हैं? तो इसमें 17 सर्ग हैं, आपको ध्यान रखना है। और श्रृंगार और करुण रस की इसमें प्रधानता देखी जाती है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, हरियोध जी ने चोखे चौबदे में मुहावरों के बाहुल्य तथा लोक भाषा के समावेश का प्रयास किया। वहीं वैदेही वनवास में की रचना जो है एक और प्रबंध सृष्टि का प्रयत्न उन्होंने किया है। तो ध्यान रखना है इसके विषय वस्तु को, क्योंकि पीजीटी में पूछी गई है विषय वस्तु से भी क्वेश्चन। अपने काव्य संग्रह रस कलश को ब्रज भाषा में लिखित यह सिद्ध कर दिया है कि ब्रज भाषा पर भी उनका अच्छी पकड़ थी। तो ये ब्रज भाषा में लिखा है। हरियोध जी ने 2 नाटक, देखिए नाटक को ध्यान में रखना है, पद्मन विजय और रुक्मणी परिणय 1894 की 2 इन्होंने नाटक भी लिखे हैं। आगे है कि सन 1894 में इनका प्रथम उपन्यास प्रेमकांत प्रकाशित हुआ। तत्पश्चात 2 और उपन्यास ठेठ हिंदी की ठाठ, ये महत्वपूर्ण है। ठेठ हिंदी की ठाठ जो कि 1899 और अध किला फूल, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये कर्म वाइज या दे देगा या डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये आपको 2 ये उपन्यास आपको ध्यान में रखना है, और ऐसे इसको ऐसे भी याद करके चलें, लेकिन ये 2 उपन्यास आपको ध्यान में रखना है, पूछी जाती है। आगे है कि हरियोध जी की अन्य प्रमुख रचनाएं क्या है? तो देख लेते हैं उनकी प्रमुख रचनाएं। रसिक रहस्य, प्रेमा ये गलत दिया है यहाँ पे, प्रेमा मुंद वारिधि, प्रेम प्रपंच, प्रमबाम्बु प्रश्रवण, प्रेम बाम्बु प्रवाह, तो ये सब तो नहीं पूछे जाते हैं। प्रेम पुष्पहार, उद्बोधन, काव्योपन, कर्मवीर, ये कर्मवीर पूछा जा सकता है। ऋतु मुकर, पद प्रसून, ये पूछा जाता है। ठीक है, 1925 का है। और पद्म प्रमोद ये नहीं पूछा जाता। बाकी कल्पलता बोलचाल पूछी जाती है, इनकी परिजात पूछी जाती है। तथा हरियोध सतसई जैसे मुक्तक काव्य के अलावा कबीर वचनावली, साहित्य संदर्भ तथा हिंदी भाषा और साहित्य का विकास, आलोचनात्मक कृतियों की रचना भी हरियोध जी ने की है। तो ये ध्यान रखना है कि हिंदी भाषा और साहित्य का आलोचनात्मक, ये इन्होंने इनका पुस्तक है, और साहित्य संदर्भ ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो कुछ महत्वपूर्ण है, बाकी उतना महत्वपूर्ण नहीं है। सन 1924 में इन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रधान पद को भी सुशोभित किया है। खरी बोली का प्रथम महाकवि होने का श्रेय हरियोध जी को जाता है। आगे है कि खरी बोली हिंदी का आधुनिक कालीन प्रथम महाकाव्य है। तो ये प्रिय प्रवास है जो कि 1914 की रचना है। ठीक है, और इसमें सर्ग कितना है? तो 7 है। तो ये भी ध्यान रखना है। और इसे रामचंद्र शुक्ल ने महाकाव्य नहीं माना है, तो ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि हरियोध की प्रिय प्रवास महाकाव्य में सर्गों की संख्या कितनी है? तो 17 है, 17। अगला है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ है। तो चोखे चौबदे है। पथिक राम नरेश त्रिपाठी की। कनुप्रिया किसकी है? तो धर्मवीर भारती की है। और वासवदत्ता किसकी है? तो आप बताएं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि वैदेही वनवास नामक काव्य लिखी गई है, किसने लिखी है? तो उपाध्याय जी ने, हरिओद जी ने, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, इतना लंबा नाम है इनका। वैदेही वनवास के लेखक कौन है? तो ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद हैं। खरी बोली में प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास के रचयिता कौन है? तो यही हरिओद जी हैं। अगला क्वेश्चन है कि खरी बोली हिंदी के प्रथम महाकाव्य कौन है? तो ये प्रिय प्रवास है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की नहीं है? तो ये विचित्र प्रवाह नहीं है, बाकी जो है वैदेही वनवास है, चौखे चौपते है, चुपते चौपते है, ठीक है। तो ये रामचरित उपाध्याय की कृति है, कौन? तो विचित्र प्रवाह, ठीक है, तो ध्यान में रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी जब राजती कमलनी कुल वल्लभ की प्रभा। ये पंक्तियां किससे संबंधित है? तो ये प्रिय प्रवास से ली गई है, तो ध्यान में रखना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछी गई है ये। द्विवेदी युग की कविता है, कविता क्या है? द्विवेदी युग की जो कविता है उसकी प्रवृत्तियों को देखें तो ये उपदेशात्मक और इतिवृत्तात्मक, और अगर आप पीजीटी में इस बार देखेंगे क्वेश्चन तो ये पूछा गया है, ठीक है ना, ये पूछा गया है इसकी प्रवृत्तियों से, तो ये उपदेशात्मक और इतिवृत्तात्मक इसकी प्रवृत्ति रही है, तो आपको ध्यान में रखना है, फिर पूछा जा सकता है। इतिवृत्तात्मकता किस युग की प्रमुख विशेषता रही है? तो देखिए यहाँ पे भी पूछा गया, वही रिपीट करके, लेकिन सिर्फ एक यहाँ पे विशेषताएं दी गई है जो कि द्विवेदी काल की है। अगला क्वेश्चन है, द्विवेदी युगीन साहित्य में किस प्रवृत्ति की प्रमुखता नहीं है? तो नहीं है, बाकी बात गद्यात्मकता थी, वैचारिकता थी और इतिवृत्तात्मक थी, काव्यात्मकता नहीं थी इसमें, तो ये नहीं होगा, बाकी ये तीनों होगा, तो तीनों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। भारत भारती का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो 1912 ईस्वी है। मैथिली शरण गुप्त का जन्म 3 अगस्त 1886 को झांसी उत्तर प्रदेश के चिरगांव में उनका जन्म हुआ। हिंदी के सर्वाधिक प्रभावी तथा लोकप्रिय रचनाकारों में से एक हैं। कविताओं में इनका बौद्ध दर्शन, महाभारत, रामायण आदि के कथानक स्वतः उतर जाते हैं। हिंदी की खरी बोली के रचनाकार गुप्त जी हिंदी कविता के इतिहास में एक महत्वपूर्ण पड़ाव के समान हैं, और उन्होंने 1912 में राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत भारत भारती का प्रकाशन किया, जो 3 खंडों में विभक्त है। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, गांधी जी ने मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की संज्ञा दी है, किस कृति के कारण? तो उन्हीं की भारत भारती जो 1912 में रचित है, उन्हीं के कारण इन्हें गांधी जी ने राष्ट्र कवि का दर्जा दिया है। गुप्त जी को सन 1954 में पद्म भूषण प्रदान किया गया था। साकेत इनकी सर्वोत्कृष्ट रचना है, जिसमें लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला के नायिका बनाकर राम कथा कही गई है, तो यहाँ पे उर्मिला पर विशेषतः ध्यान दिया गया है। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं जयद्रथ वध, बिकट भट्ट 1929, गुरुकुल, किसान, सिद्धराज, जय भारत, द्वापर जो है इम्पोर्टेंट है 1936 की है, वैतालिक, कुणाल, यशोधरा 1932 की है, पंचवटी ये भी इम्पोर्टेंट है 1925 की है, हिंडिबा तो हिंडिबा आता है लेकिन ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अर्जन विसर्जन, काबा करबला और साकेत जो कि 1931 की है। गुप्त जी द्वारा अनुदित काव्य है प्लासी का युद्ध, ध्यान में रखना है, ये मेघनाद तथा वृत्त संहार, तो ये जो 3-4 रचनाएं ये अनुदित है, तो पूछा जा सकता है कि इनमें से अनुदित और मूल कौन कौन से हैं, तो आपको अनुदित रख लेंगे याद, तो आपको छांटने में वहाँ परेशानी नहीं होगा। आगे की यशोधरा की नायिका गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा है। किसान में एक सामान्य किसान जीवन संघर्ष की कथा इसमें, रंग में भंग राजपूत आन की कथा इसमें कही गई है। जैनी मार्क्स की पुत्री जेनी पर रचित प्रबंध काव्य है। मैथिली शरण गुप्त की प्रथम पुस्तक है रंग में भंग, जो कि 1909 में प्रकाशित हुई है, किंतु इनकी ख्याति का मूल आधार जो है भारत भारती जो कि 1912 में है।
और है गुप्त जी ने तिलोत्तमा, चंद्रहास और अनघ नामक 3 नाटक लिखे हैं। ठीक है, तो ये आपको तीनों नाटक ध्यान में रखना है। सभी प्रकार के प्रगीत और मुक्तक भी लिखे हैं। मैथिली शरण गुप्त प्रसिद्ध राम भक्त कवि थे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है इनकी भक्ति को। और बाकी उतना नहीं है। गुप्त जी की प्रारंभिक रचनाएं जो है कलकत्ता से निकलने वाले वैश्योपकारक से प्रकाशित होती थी। बाद में इनका परिचय आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी से हुआ और इनकी रचनाएं सरस्वती में फिर प्रकाशित होने लगी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा प्रस्तुत है। तो ये राष्ट्रीय भावना की रूपरेखा। राजपूतियान की कथा है, तो ये रंग में भंग जो कि उनकी पहली रचना 1909 की है। चिरगांव किस कवि का जन्म स्थल है, तो ये मैथिली शरण गुप्त का है। किसान के रचनाकार कौन है, तो ये गुप्त जी हैं। अगला क्वेश्चन है रंग में भंग नामक काव्य कृति के रचयिता कौन है, तो ये मैथिली शरण गुप्त हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की काव्य रचना नहीं है, यहाँ नहीं पूछा गया है, तो ये सिद्धराज है, हिडिंबा है, जय भारत है, कृषक कंद्र नहीं है। ठीक है, अगला है कि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध क्या है, तो जयद्रथ वध एक खंड काव्य है। ठीक है, और इसका प्रकाशन 1910 ईस्वी में हुआ है और बाकी तो हम लोग देख ही चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग है, तो वो 9वां सर्ग है जिसमें उर्मिला का विरह ताप दिखाया गया है, इसीलिए इसकी प्रसिद्धि काफी है। साकेत में 12 सर्ग हैं और इसका रचना काल 12 साकेत 31 से 32 तक है, लेकिन शुरू जब हुआ था इन्होंने लिखना कब शुरू किया था, तो 1916 से ही कर दिए थे, जो कि 31 या 32 में पूरा हुआ था, लेकिन प्रकाशन जो 31 में ही माना जाता है। ठीक है, और इसका जो केंद्र बिंदु है वो उर्मिला रही है। ठीक है, उर्मिला केंद्र बिंदु रही हैं, क्योंकि महाकवि जो रविंद्रनाथ ने बंगला भाषा में एक निबंध लिखा था काव्येतर उपेक्षिता के नाम से। ठीक है, तो उन्हीं के कारण देखिए कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता जो कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखी थी और हिंदी कवियों से अनुरोध किया था कि वे इस उपेक्षा को दूर करें। अपने काव्य गुरु द्विवेदी जी से संकेत पाकर गुप्त जी ने साकेत लिखना शुरू किया था। तो उन्होंने प्रेरणा कहाँ से पाई थी साकेत लिखने की, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी से पाई थी, क्योंकि हर जगह सीता का बखान था, लेकिन उर्मिला के विरह को किसी कवि ने, क्योंकि वहाँ तक किसी का ध्यान ही नहीं पड़ा था, नज़र ही नहीं जा सका था, तो उसे महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सर्वप्रथम लिखा निबंध के रूप में। उसके बाद मैथिली शरण गुप्त में साकेत में 9वां एक सर्ग ही जो है उर्मिला के नाम कर दिया, जिससे पता चलता है कि उनकी जो उपेक्षा रही है, उनकी दीन दशा क्या रही है, तो ये काफ़ी मार्मिक रही है। ठीक है, साकेत की कथा का मुख्य संबंध किसके चरित्र विकास से जुड़ा हुआ है, तो ये लक्ष्मण और उर्मिला का इसमें दिखाया गया है। तो ये तो हम लोगों ने देख लिया। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मैथिली शरण गुप्त ने इतिहास के उपेक्षित नारी पात्र को निम्न पुस्तक में प्रतिष्ठित किया है, तो अभी बात किया हमने साकेत में किया है। बाकी भारती जो है 1912 की है, द्वापर 1936 और रंग में भंग 1909 की रचना है। अगला क्वेश्चन है कि द्विवेदी युग के संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि कौन है, तो ये प्रतिनिधि कवि जो है मैथिली शरण गुप्त काफ़ी प्रसिद्धि पाए कवि हैं और तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आज हम लोगों ने द्विवेदी काल को पूर्णतः देखा और इसके महत्वपूर्ण फैक्ट को भी देखे, महत्वपूर्ण प्रश्न को भी देखा जो पूछे जाते हैं और देख रहे हैं कितनी बार ही पूछे गए हैं। तो यहाँ से अगर आप अच्छे से क्वेश्चन को करते हैं तो आपका क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, चलते हैं आज के लिए। चलिए, थैंक यू सो मच।